नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं वो 28 साल के दीपक शर्मा की तस्वीर है। एक पत्रकार था दीपक, बहुत युवा पत्रकार, उमंग से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, बहुत खुश रहने वाला। उसके आसपास के लोग कभी भी मुरझाए हुए नहीं हो सकते थे। जो भी उसके सामने आता था वो बरबस मुस्कुरा पड़ता था उसकी बातों पर, उसकी हरकतों पर। जब मैं न्यूज़ 24 में हुआ करता था तो दीपक इंटर्नशिप पर आया था, न्यूज़ 24 के ही इंस्टीट्यूट आइजोम से पढ़ाई करके। फिर वहीं उसको पहली नौकरी मिली। उसके बाद वो इंडिया टीवी चला गया और पिछले लगभग 2 साल से वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के टीवी चैनल टाइम्स नाउ नवभारत के असाइनमेंट डेस्क पर काम कर रहा था, कोऑर्डिनेशन डेस्क पर, जिसका काम होता है डिबेट शोज के लिए मेहमानों को बुलाना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, रिपोर्टर्स को फैसिलिटेट करना अगर वो शूट्स पे जाते हैं तो। लेकिन दीपक की मौत हो गई 2 दिन पहले। उसे डेंगू हुआ था। आप कह सकते हैं कि दीपक भारत की राजधानी दिल्ली में मच्छर काटने से मर गया। उसे आईसीयू में दाखिल किया गया, 2 दिन के भीतर उसकी मौत हो गई। उसके बहुत सारे अंगों ने, ऑर्गन्स ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। आप कह सकते हैं कि इसके पीछे सारे कारण मेडिकल हैं, स्वास्थ्य के कारण हैं। दीपक का वजन शायद उसकी उम्र से ज्यादा था। वो बहुत सारी चीजों का ध्यान उतना नहीं रखता था जितना कि उसको रखना चाहिए था। हालांकि ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि 26 साल, 25 साल और 28 साल की जिस उम्र में दीपक था, वहां हम में से कोई भी अपनी सेहत को लेकर उतना फिक्रमंद तो नहीं ही होता जितना 40 पार के लोग होते हैं, या 50 पार। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपनी सेहत को लेकर आपकी चिंताएं और आपका ध्यान रखना बढ़ता चला जाता है। लेकिन दीपक तो मौत के समय केवल 28 साल का था। आपको इस बात पर शायद बहुत अफसोस होगा कि दीपक 2 बच्चों का पिता था और दूसरा बच्चा केवल 15 दिन पहले हुआ था। एक बच्चा उसका केवल 4 साल का है, जो स्कूल जाने वाला है और जिसके लिए दीपक स्कूल की तलाश कर रहा था कि कहाँ उसका दाखिला कराया जाए। दूसरे बच्चे के आगमन को लेकर वो बहुत खुश था। एक बेटा और एक बेटी, जिंदगी भरी पूरी हो गई थी। उसकी पत्नी हाउसवाइफ है। मुझे नहीं पता कि उस पर क्या गुजर रही होगी। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं उन पर टूटे हुए दुखों का। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। एक दो चीजें पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद आऊंगा कि 28 साल के दीपक को क्या केवल मच्छर ने मारा? क्या केवल एक बीमारी ने मारा? क्या केवल डेंगू ने मारा? या फिर हम सब ने मिलकर मारा है? इस देश की व्यवस्था के लिए नासूर हो चुके टेलीविजन के चैनलों का भी हाथ है दीपक की मौत में, और दीपक जैसे हजारों लाखों लोगों की मौत में। मैं आऊंगा इस बात पर, लेकिन कुछ श्रद्धांजलियां हैं जिनको पढ़ना बनता है। राजीव रंजन सिंह है, आप सब उनका शो देखते होंगे, माहौल क्या है। जब मैं न्यूज़ 24 में था तो राजीव वहां काम किया करते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हम राजीव सर से वाकिफ थे। उन्होंने लिखा है कि हम जीवन के लिए कितनी योजनाएं बनाते हैं, फेसबुक पर लिखा है। हम भविष्य को लेकर कितने चिंतित रहते हैं, हम बच्चों को लेकर कितने फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन सब बेकार है। हम कभी सोच नहीं पाते कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। दीपक हमारे सामने पत्रकारिता का छात्र था। जैसा कि हमने कहा कि 2014-15 का साल रहा होगा, वो इंटर्नशिप पर आया था। हमारे सानिध्य में उसने नौकरी शुरू की, उसकी शादी में हम शरीक हुए, उसके कहने पर एक कसम तोड़ दी, उसकी शादी में जमकर हुड़दंग किया। 28 साल का ही था। आज दुनिया से चला गया केवल 2 दिन के डेंगू की बीमारी में। भाई को अस्पताल में 4 दिन पहले ही डेंगू की वजह से एडमिट कराने गया था। भाई अब भी सीरियस है, पर दीपक चला गया। इस होली में नाचते गाते मेरे घर आया था। ज्यादा हुड़दंग कर रहा था तो हमने डांट भी दिया था। जब मिलता तो पैर छूकर हैप्पी बर्थडे बोलता, खूब मस्ती करता, गाने भी गाता था और ढोलक भी बजाया करता था। जीवन से भरपूर था। उसको जानने वाले उसको देखकर
खुश हो जाते, पर ईश्वर ने इतनी कम उम्र उसे बख्शी, यह किसी को पता नहीं। 5 साल शादी को हुए, 2 बच्चे, दोनों बच्चों को पिता का स्वभाव भी पता न चला। बीवी को प्यार और तकरार का अनुभव भी पूरा न हुआ होगा, वो तो चला गया, पर सब यहीं रह गया। हम सब कुछ न कर सके। कुछ दिन बाद सबकी जिंदगी अपनी पटरी पर होगी। जीवन में बस आज ही आज है। दीपक के साथ ही काम करती हैं, उनकी कलीग हैं आज भी, ज्योत्सना बेदी, टेलीविजन की एंकर हैं। उन्होंने लिखा, कैन नॉट बिलीव, विश्वास नहीं होता, सच अ काइंड हार्टेड पर्सन दीपक, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। एक और टिप्पणी जैकब मैथ्यू ने लिखी है कि बहुत तकलीफ हुई। I will forever remember fondly his ever cheerful attitude towards life and childlike enthusiasm with which he brought alive even the most boring of time. उदास से उदास लोगों को खुश कर देता था। लेकिन क्या यह उन परिस्थितियों से भागना नहीं है जिनकी वजह से दीपक हमारे बीच नहीं है? भारत के टेलीविजन चैनलों ने, और उसको यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये कोई एक चैनल की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं केवल टाइम्स नाउ नवभारत की बात कर रहा हूं, हर चैनल की बात है और अलग अलग तरह की परिस्थितियों है। हर चैनल अपने अपने तरीके से दीपक की हत्याएं कर रहे हैं, अपने अपने दीपक को बुझा रहे हैं, वो उन उम्मीदों को मार रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं जिनका कुछ भी हो सकता था, जिनके आंखों में हजारों सपने तैरते थे और उन सपनों को कटार से, कुल्हाड़ी से ये टेलीविजन के चैनल काट डालते हैं। मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं कि दीपक की मौत पर हमको रुक कर सोचना चाहिए और टेलीविजन चैनलों में काम करने वाले अपने सभी साथियों, अपने सभी वरिष्ठों, सभी संपादकों से मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, कम से कम इंसान तो बनिए। आप लोगों ने जो जहर बोया है, आप लोगों ने जो जिस तरीके का माहौल बनाया है मुल्क में, जिस तरीके से सरकार की ढाल के तौर पर और बेशर्मी से, पूरी ढिठाई से, पूरे लंपटपन के साथ आप जो एजेंडा चला रहे हैं, वो बहुत सारे दीपकों को मार देगा, उसे बुझा देगा। और हम इंतजार कर रहे हैं उन तमाम दीपकों के बुझने का, हम इंतजार कर रहे हैं उनकी मौतों का। आप क्या यकीन करेंगे कि अपनी मौत से केवल 2 दिन पहले तक दीपक अपने दफ्तर में आया था, वो काम कर रहा था, इसके पहले से वो बीमार था। टाइम्स नाउ नवभारत या कोई भी चैनल, ये किसी एक चैनल की बात है ही नहीं, ये तमाम चैनलों की बात है। छुट्टियों के दिन लोगों को बुलाया जाता है बिना ये सोचे हुए कि आप क्या करने वाले हैं। मेरे साथ हुआ है और हर चैनल में हुआ है। और अगर आप छुट्टी के दिन नहीं जाएंगे तो आपका बॉस, आपका जो ऊपर है, जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, वो आपसे गुलाम की तरह बर्ताव करेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप उसके बंधुआ मजदूर हैं। और ये बड़े बड़े चैनलों की हालत है, आज तक जैसे चैनल की हालत है, ये एबीपी न्यूज जैसे चैनल की हालत है। हर चैनल में ये होता है कि आप अगर छुट्टी के दिन आपको बुलाना, वो अपना अधिकार समझते हैं। वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप क्या आप पाएंगे, वो आपको ऑर्डर करते हैं। और केवल ऑर्डर नहीं करते हैं, आपको मजबूर करते हैं आने के लिए। और अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको बेइज्जत किया जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो इसका प्रतिकार कर पाते हैं। और जब आप प्रतिकार करते हैं तो आप मैनेजमेंट की आंखों में खटकने लगते हैं। कहने का मतलब यह है, क्या आज के टेलीविजन चैनल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं हेल्थ सिस्टम पर? उसी चैनल में काम करते हैं सुशांत सिन्हा। शर्म नहीं आती सुशांत सिन्हा? दिन रात बैठ के हिंदू मुसलमान करते हो और तुम्हारा अपना साथी मच्छर काटने से मर गया। शर्म नहीं आती नविका कुमार जी? दिन रात बैठकर एजेंडा चलाती हैं नफरत का, दिन रात बैठकर आप बचाव करती हैं सरकार का, जिसकी जिम्मेदारी है हेल्थ सिस्टम को बहाल करना। क्या आप जानते हैं कि जो हालात है पब्लिक हेल्थ सिस्टम के और जो हालात है कॉर्पोरेट हेल्थ सिस्टम का, अगर आप प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे तो लगेगा कि आपको लूट लिया जाएगा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आपको लगेगा आप बिना इलाज के मर जाएंगे, आप डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप चाहे एम्स चले जाइए, आप चाहे जीबी पंत चले जाइए, चाहे राम मनोहर लोहिया, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, सफदरजंग अस्पताल चले जाइए, बड़े बड़े ये अस्पताल हैं, बहुत अच्छा इलाज होता है, लेकिन आपका इलाज ही नहीं हो पाएगा। 3-3 साल बाद ऑपरेशन की डेट मिलती है। कभी इन बेशर्मों ने सवाल उठाया है कि यह कोलैप्स कर जाएगा? यह आम आदमी के खिलाफ है। यह बेशर्म सरकार के पालतू
और हर चैनल में बैठे हुए हैं ये पालतू, इस देश की जनता के गद्दार, इस तरह के हजारों नौजवानों की मौत के जिम्मेदार, उन्हें मार डालने के कसूरवार। इन बेशर्मों ने कभी नहीं पूछा कि आप अस्पताल क्यों नहीं बनाते, आप अयोध्या का मंदिर क्यों बना रहे हो। बेशर्म, ये तमाम बेशर्म जो उछलते हैं और हर चैनल में बैठे हुए ऐसे बेशर्मों ने मारा है इस नौजवान लड़के को और ऐसे तमाम लोगों को। 3-3 हजार करोड़ रुपए अयोध्या के लिए बनने वाले मंदिर के बफर अकाउंट में पड़े हुए, हजारों हजार करोड़ रुपया आ रहा है, लेकिन अस्पताल नहीं बन सकता, स्कूल नहीं बन सकते, कॉलेज नहीं बन सकते, यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। और इन बेशर्मों ने बताया है कि भारत में केवल हिंदू और मुसलमान की समस्या है। मर गया तुम्हारा साथी, मेरा साथी, हम सबका साथी, इस देश का एक नागरिक, हमारा तुम्हारा भाई। लेकिन हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुम निर्लज्ज, बेशर्म और इस मुल्क की जनता के गद्दार हो। और गद्दारी तुम्हारे स्वभाव में है, लोकतंत्र से गद्दारी, इस देश की आत्मा से गद्दारी, अपनी पेशेवर जिम्मेदारी से गद्दारी। और गद्दारों से भरे हुए देश में दीपक शर्माओं की नियति है तड़प तड़प कर मर जाना। यह बात कहनी जरूरी है, और इसलिए कहनी जरूरी है कि दार्शनिक होने से काम नहीं चलेगा कि ईश्वर की यही मर्जी थी। इस बात से काम, यह भागना है, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि ऐसे ही ये तो किसी के साथ कभी भी हो सकता, नहीं हो सकता है। मच्छर काटने से मरा है दीपक मेरे भाई, मच्छर काटने से। यह सामूहिक शर्मिंदगी का समय है। ढिंढोरा पीटते हो बेशर्मो, विश्व गुरु का चैनलों, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूबकर। तुम्हारा साथी मच्छर काटने से मर गया और तुम ढिंढोरा पीटते हो, नकली विश्व गुरुओं की पालकी उठाते हो। शर्म नहीं आती? कहीं आसपास चुल्लू भर पानी हो तो डूब कर मर जाओ। नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है। जिस चैनल में आप ढूंढेंगे उस चैनल में मिलेंगे भारत की जनता के विश्वास के ऐसे निर्लज्ज गद्दार। लेकिन अभी वक्त है, अभी वक्त है कि हम सोचें, अभी वक्त है कि हम बैठकर इस पर विचार करें कि भारत के लोकतंत्र की दिशा क्या होनी चाहिए। हम इस पर विचार करें कि भारत के मीडिया के सवाल क्या होने चाहिए। भारत के चापलूस, निर्लज्ज, पालतू पत्रकारों की जुबान पर अल्फाज क्या होने चाहिए। हम जानते हैं कि शर्म नहीं आती होगी, शर्म नहीं आती होगी और नहीं आएगी। जिन्हें गर्व है मंदिरों पर, जिन्हें गर्व है मुसलमानों को सताए जाने पर, जिन्हें गर्व है मुसलमानों पर सवाल उठाने पर, तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपने साथी के मर जाने पर। तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपने साथी की ऐसी दर्दनाक मौत पर। ये वो लोग हैं जो सवाल नहीं उठा सकते जब एबीपी न्यूज से 50 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया गया। बेशर्मों, कुछ सोचो, कुछ बोलो। उनमें से हर एक आदमी के सामने आत्महत्या करने के लिए एक फांसी का फंदा टांग दिया गया। यह उनकी बहादुरी है कि वो जीवित बचे हुए हैं और अपनी जिंदगी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी नेटवर्क 18 में लगभग 100 लोगों को निकाल दिया गया था। इसी एनडीटीवी में निकाला गया, रातों रात बंद कर दिया गया न्यूज नेशन का छत्तीसगढ़ का चैनल। दर्जनों लोग बेरोजगार हो गए। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं कि इतने सारे लोग जिनको आप सड़कों पर छोड़ रहे हो वो कहां जाएंगे। क्या है आपकी जिंदगी में लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के नाम पर? क्या है कल्याणकारी राज्य के नाम पर? जिस दिन आप न्यूज रूम से बाहर होते हो ना, उस दिन आपकी समझ में आता है कि आपका इस्तेमाल करके आपको सड़क पर फेंक दिया गया है। आपकी जवानी, आपके जज्बे, आपके जोश, आपके उत्साह, आपकी शिक्षाओं, आपके तजुर्बे का इस्तेमाल करके दूध की मक्खी की तरह आपको निकाल कर फेंक दिया गया है। और उस दिन आप बहुत असहाय खड़े होते हैं। मैं हमेशा कहा करता था, जिस किसी भी न्यूज रूम में रहा, चाहे स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज, न्यूज 24, आज तक, इंडिया टीवी, सहारा, हर चैनल में मैं अपने साथियों से कहा करता था कि हमेशा सोचना कि जिस दिन तुम्हारे गले में यह पट्टा नहीं लटका रहेगा
जिस दिन तुम्हारे गले से यह पट्टा नोच लिया जाएगा, उस दिन तुम बचोगे, और जितने बचे रहोगे उस दिन वही तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, जिस पर तुम्हारा अख्तियार है। बाकी सब तुम इन बिल्डिंगों के हवाले कर चुके हो। तो दीपक की मौत के बहाने हम सब के सामने एक आईना है, हम सब के सामने संवेदना का एक अक्स है, एक किताब हमारे सामने रखी हुई, उसको पढ़ने की जरूरत है, उससे गुजरने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर यह उन सवालों की तरफ ले जाता है जो सरकारों को जिम्मेदार बनाता है, जो व्यवस्था को मजबूर करता है जनता के लिए काम करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए। जिस दिन से हमने ये सब करना बंद कर दिया, उस दिन से हमने सरकारों को छूट दे दी कि मच्छर काटने से इस देश में दीपक शर्मा और ऐसे तमाम नौजवानों को मार डाला जाए। दीपक मरा नहीं है, उसकी हत्या हुई है, उसको मारा गया है, उसकी जान ली गई है। मेरी जुबान यह कहते हुए नहीं कांपेगी, जिनकी कांपती है वो सोचें, वो निठल्ले, वो बेहया, वो गद्दार, वो गैर जिम्मेदार ये बैठकर सोचे कि आदमी बचे भी हुए हो या सिर्फ मांस के लोथड़ों में तब्दील चलते हुए जीव बचे हो। और अगर आदमी बचे हुए हो तो अपने सीने में टटोलना, दिल बचा हुआ है या नहीं। दीपक, तुम जहां भी गए हो उतने ही खुश रहना। तुम जिस हाल में हो वहीं से इस मुल्क की बेहतरी के लिए दुआएं भेजना। हम इंतजार करेंगे कि इस मुल्क के मुर्दा लोग, इस मुल्क के गैर जवाबदेह पत्रकार, इस मुल्क के मुर्दा साहित्यकार, इस मुल्क के बेजान सौदेबाज कवि, लेखक और दूसरे बुद्धिजीवी कभी तो सोचेंगे कि इस देश में लाखों दीपकों को बेरहमी से बुझा दिए जाने का जिम्मेदार कौन है। नमस्कार।